आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए अति महत्वपूर्ण सही विकल्प। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये सारे के सारे सही विकल्प आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और जितने भी सही विकल्प मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ ये एक ही शॉर्ट वीडियो में आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि समय आपको बहुत इसमें कम लगने वाला है और कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सही विकल्प देख सकते हैं आप, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है। ठीक होगा, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको केवल आयन चेक करना, जैसे कि NaOH, NaOH में क्या होता है Na प्लस OH माइनस, ठीक है, K प्लस NO3, यहाँ पर भी दो चार्ज हो रहा है, यहाँ पे भी दो चार्ज हो रहा है, दोनों में दो दो चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर Na प्लस और Na तो प्लस हो रहा है और SO4 पर -2 हो रहा है, यानी कि टोटल कितने चार्ज हो रहा है, 3 चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर NH4 पर +1 चार्ज होता है और NO3 पर -1। तो यहाँ पर टोटल आपको चार्ज गिनना है, मतलब इन पर कितना आवेश होता है। तो सबसे ज़्यादा आवेश आपको देखेंगे तो यहाँ पर 3 आवेश हो रहा है, तो क्वथनांक भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1.0 मोलार Na2SO4। ठीक है, सब पर क्वांटिटी सेम थी, लेकिन हमको केवल और केवल आवेश चेक करना है। तो जिसका ज़्यादा आवेश रहेगा उसका क्वथनांक उच्चतम रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कोई सा भी आता है तो आप उसमें आवेश काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली। तो रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी आपने पढ़ा होगा, कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये इजी है। अगला देखते हैं हम, गैसों की द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया था, तो आपको पता होगा, ये आपके वैज्ञानिक हेनरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुसंख्यिकीय गुणधर्म नहीं है, तो अनुसंख्यिकीय गुणधर्म आपने पढ़े होंगे, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। एक तो क्वथनांक उन्नयन होता है, एक हिमांक अवनमन होता है आपका, ठीक है, एक आपका परासरण दाब होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा बच रहा है, तो जो नहीं है वो है वाष्प दाब। ठीक है, तो वाष्प दाब अनुसंख्यिकीय गुणधर्म नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसी द्रव में अवाष्पीय विलेय घोलने पर कम होता है। तो क्या कम हो जाता है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हिमांक में, यानी हिमांक कम हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 से 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कौन सी आएगी आपकी, बताइए जल्दी से। तो इसका आएगा आपका मोललता। ठीक है, जहाँ भी 1000 ग्राम आ जाए तो वहाँ पर क्या आता है, मोललता आता है। और बाकी सभी में, ठीक है, जैसे नॉर्मलता हो या मोलरता हो या मोल प्रभाज हो, तो इनमें आपको इन दोनों में याद रखना लीटर आता है। ठीक है, ये ग्राम आ जाता, तो ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन वो किसी ना किसी रूप में पूछते हैं, तो ये याद रखना आपको, मोललता इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, अगला है पीतल है। तो पीतल क्या है, तो पीतल आपने देखा वो ठोस होता है, तो इसका आंसर भी जाएगा ठोस विलयन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की इकाई। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताने वाला आपको विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। तो मुझे आशा है कि बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही कर लिया होगा। इसका आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पर विशिष्ट चालकता की इकाई है। और ध्यान रखना, ये वेरी वेरी IMP यहाँ पर सही विकल्प है। ठीक है, जोड़ी खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, किसी की भी चालकता यहाँ पर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जल्दी से सोचिए कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हीरा भी नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं है, कार्बन भी नहीं है, तो क्या आंसर रहेगा आपका, ग्रेफाइट। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आणविक चालकता का सूत्र। ठीक है, आणविक चालकता का सूत्र क्या होगा, चेक करो, लगभग सभी समान लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर है लैम्डा m बराबर kV/V। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कैथोड पर मुक्त करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा H2। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, क्योंकि जो जल होता है उसमें H और OH होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होगी वो कैथोड पर मुक्त होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, जब लेड स्टोरेज बैटरी अनावेशित होती है तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल खर्च हो जाता है। सिंपल सा। ठीक है, याद रखना, जब लेड बैटरी अनावेशित होती है तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल खर्च हो जाता है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि लोहे में जंग लगने की क्रिया, लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या होती है, तो संचरण। ठीक है, अगला है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता है, तो सेल स्थिरांक आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपका आंसर रहेगा L/A। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से इस एग्जाम में लगभग
देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेल स्थिरांक का क्वेश्चन ज़्यादा ही आईएमपी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर प्रबलतम अपचायक। ठीक है, प्रबलतम अपचायक कौन रहेगा? तो याद रखना क्रोमियम। क्रोमियम जो रहेगा प्रबलतक अपचायक रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए आता है तो आपको क्रोमियम इसमें लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वापस से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पर राइट मतलब आंसर भी लगा हुआ है, तो वैसे ठीक है। जैसे पहला यहाँ पर औसत अभिक्रिया दर का सूत्र क्या है? तो dx/dt, क्योंकि औसत अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा। औसत अभिक्रिया जो कि समय के साथ साथ अभिकारक की जो सांद्रता उसमें कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स जो होता है ये अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन को दर्शा रहा है और समय के साथ साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर देखना सक्रिय द्रव्यमान पर, क्योंकि कोई सी रिएक्शन जब चलती है तो उस रिएक्शन में सक्रिय द्रव्यमान यानी कि जो अभिकारक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आणविकता का संभव मान। आणविकता का संभव मान क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, संभव मान नहीं है, सॉरी, संभव मान कौन सा नहीं है आणविकता का? तो तीसरे का जो आंसर आपका यहाँ पर आएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि जो आणविकता 1/2 मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि दशमलव रूप या प्रभाज के रूप में इसका मान संभव नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, H2+Cl2 2HCl अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी? तो इस प्रकार की अभिक्रिया हमेशा याद रखना शून्य। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगला है दर नियतांक प्रथम कोटि की इकाई। क्वेश्चन नंबर 5 है दर कोटि की इकाई क्या है यहाँ पर? तो प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स होता है। याद रखना आपको प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि इन तीनों की ही इकाई करके जाना। 100% इनमें से एक ना एक कोटि कहीं भी पूछी जाएगी, मतलब पूछी जाएगी, इसलिए इनको तैयार करके रखना आपको। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम अगले जो सही विकल्प हैं ये भी बहुत ज़्यादा आईएमपी है, तो इनको ध्यान रखें। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। संक्रमण धातुओं की जो कुल श्रेणियाँ वो कितनी होती है? तो आपको पता होगा कितनी श्रेणियाँ होती है कुल। तो इसमें आएगा 4 श्रेणी। आपको पता है प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D कहते हैं और द्वितीय को 4D, तृतीय को 5D और 6D। ये चारों ही श्रेणी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्रोमियम 24 में D उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें टोटल 5 होती है। ठीक है, तो क्रोमियम का आपको जो अफबाउ का नियम याद होता होगा आपको, अफबाउ के नियम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, उससे आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, डी कक्षक जो उद्दीप कोष जो बनाओगे आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Fe2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा आपका 4 होने वाला है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं इसको अलग से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका लेंथेनाइट, कुल लेंथेनाइट तत्व कितने होते हैं? तो लेंथेनाइट तत्वों की जो संख्या होती है वो कितनी है? 14। ठीक है, क्योंकि 14 लेंथेनाइट और 14 ही एक्टिनाइट है। ठीक है, टोटल 28 तत्व होते हैं आपके ए ब्लॉक के। ए ब्लॉक को 2 रूपों में बांटा गया। ठीक है, एक तो लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेंथेनम है। तो लेंथेनम कौन से तत्व होते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पूछा लेंथेनम है, तो लेंथेनम मतलब एले जो होता है 57 नंबर पे आता है, जो कि आपको पता होगा ये डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, आपको कंफ्यूज किया गया है क्योंकि लेंथेनाइट नहीं पूछा, हमने लेंथेनम पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, एक संक्रमण तत्व +3 ऑक्सीजन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 3D आर्गन 3D5 यानी कि आर्गन मतलब 18 और 5, 18 तो आर्गन के हो गए और 5 कितने हो गए? 18 5 23। ठीक है, इनका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो 23 तो हो गया +3। ठीक है, +3 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब +3 आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 26। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व रंगीन लवण बनाते हैं, ठोस अवस्था में कौन सा यौगिक होगा? तो ये CuF2, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल में KMnO4 की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर हरा तेलीय यौगिक प्राप्त होता है जो अत्यधिक विस्फोटक होता है। तो Mn2O7। ठीक है, याद रखना Mn2O7 जो कि बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
ये जितने भी मैं सही विकल्प आपको करवा रहा हूँ ये एक ही वीडियो में आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आंसर के साथ मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन पर एक नज़र फेर के जा सकते हैं और बिल्कुल आसानी से आप सारे के सारे सही विकल्प एग्ज़ाम में सही करके आ सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर NaAgCN2 जो लवण है वो कौन सा लवण है, तो इसमें देख सकते हैं कौन सा लवण आएगा इसमें, तो ये जटिल लवण है, क्योंकि इसको जब वाटर के पानी के साथ डिसोल्व भी किया जाएगा नहीं कि घोला जाएगा तो ये अपने अवयवी घटक में विघटित नहीं हो पाएगा। तो ऐसा जो लवण होते हैं वो जटिल लवण कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका FeCN6 संकुल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ पर निकाल के देखोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इस प्रकार के 2 संकुल यौगिक दे रखे हैं, इनमें समावेता पूछी गई, तो समावेता वाला क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रोमीन और SO4 इन दोनों में अंतर पाया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो समवेता होती है वो आती है आयनन, क्योंकि यहाँ पर आयनों में अंतर पाया जा रहा है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार लिगेंड तो कैसे होते हैं, तो बिंदु आवेश, इसका आंसर है बिंदु आवेश, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मांड विधि से निकिल का शोधन, मांड विधि से निकिल का शोधन निम्न यौगिक बनाकर किया जाता है। तो कौन सा यौगिक बनाकर किया जाता है, तो ये आएगा निकिल कार्बोनाइल। क्या आएगा, निकिल कार्बोनाइल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है NiCO4 का IUPAC नेम। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा IMP है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका आंसर जो रहेगा वो होने वाला है, सॉरी इसको हमको इसका IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, तो IUPAC नेम लिखने के लिए आप क्या करोगे, एक तो आएगा टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, 4 के लिए टेट्रा, फिर कार्बोनिल, फिर आएगा आपका निकिल। तो कहाँ देखा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, लेकिन इसकी ऑक्सीजन संख्या 0, तो यानी कि ये 2 तो आंसर हो नहीं सकते हैं, इन दोनों में से हमारा आंसर है। अब इसमें निकिलेट लिखा हुआ है, तो निकिलेट अपना आंसर नहीं हो सकता। निकिलेट कब आएगा, 8 कब लगेगा धातु के साथ, जब संकुल के आगे कोई सा आयन दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर संकुल के आगे कुछ नहीं दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ठीक है, ये IUPAC नेम बहुत IMP 2 से 3 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ पर ट्रिक आपको बताऊंगा, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है आइसोप्रोपिल क्लोराइड का IUPAC नाम। ठीक है, आइसोप्रोपिल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, CX बंध जो है वो कैसा होता है, तो CX बंध जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्योंकि C+ और X- ध्रुव बन रहा है यहाँ पर, तो ध्रुवीय प्रकृति का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, C2H5Br+ KOH जलीय से। ठीक है, ये जल में मतलब जलीय विलयन है, इससे प्राप्त क्या होगा, तो यहाँ पर आप जब अभिक्रिया को करेंगे तो यहाँ पर C2H5OH प्राप्त होने वाला है, यानी कि एथिल एल्कोहल। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, हेलोफार्म है, तो हेलोफार्म कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, तो हेलोफार्म आएगा आयोडोफार्म, याद रखना आयोडोफार्म, क्लोरोफार्म, ये सभी क्या होते हैं, हेलोफार्म होते हैं। ये DDT है, ये अलग चीज़ है, CCl3 अलग है, और ये डाइक्लोरो डाइमेथेन मेथेन अलग है। ओजोन परत के लिए घातक कौन होता है, तो ओजोन परत के लिए घातक कौन रहेगा, तो क्लोरोफ्लोरो CF2Cl2। ठीक है, ये घातक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका निम्नलिखित में से सबसे आसानी से SN1 देगा, तो SN1 कौन देता है, CH3 मतलब आयोडीन। याद रखना जब SN1 अभिक्रिया की बात होगी तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर जो हेलोजन समूह है, तो ये आयोडीन जो सबसे नीचे है ये सबसे आसानी से SN1 देगा। उसके बाद ये यदि वो पूछते कठिनाई से तो हमें फ्लोरीन वाला लगाना पड़ता। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है, तो यहाँ पर डाइक्लोरो डाइमेथेन जो होता है इसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अगले क्वेश्चन, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और मैंने अभी कहा है कि एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड मैं करवा रहा हूँ, सारे सही विकल्प। तो यहाँ से आपको तैयारी करना है, एक बार पढ़ना है 5। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला जो आ रहा है आपका, एल्कोहल की जल में विलेयता का कारण। तो एल्कोहल में विलेयता का कारण क्या होता है, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन बंध, क्योंकि हाइड्रोजन बंध के कारण ही एल्कोहल जो होता है जल में घुलता है। लुकास अभिकर्मक है, ये वेरी IMP क्वेश्चन है। लुकास अभिकर्मक, इसमें आएगा निर्जल जिंक क्लोराइड में संतृप्त HCl का विलयन। ठीक है, ये वाला इसका आंसर है, लुकास अभिकर्मक पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, C6H5NH2 ये एनिलीन है। एनिलीन जल के साथ गर्म करने पर देता है, एनिलीन जल के साथ गर्म करने पर क्या देता है, तो फिनोल देता है। ठीक है, आप एनिलीन के साथ जब जल मिलाएंगे तो फिनोल वहां पे बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फिनोल फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ निम्न रंग देता है, तो कौन सा रंग देगा यहाँ पर, तो ध्यान रखें ये देगा बैंगनी रंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6A जलीय NaOH के साथ क्रिया करता है, तो ये फिनोल ही करता है यहाँ पर क्रिया। ठीक है, NaOH के साथ फिनोल क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक ईथर। ठीक है, सल्फ्यूरिक ईथर जो इथरीकरण विधि है उसमें ये सल्फ्यूरिक ईथर बनता है जब हम डायथिल एल्कोहल के साथ मतलब एथिल एल्कोहल के साथ जब क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 7वें का आंसर आएगा C2H5O C2H5। ठीक है, डाई एथिल ईथर को सल्फ्यूरिक ईथर कहा जाता है। निश्चयतक है तो आपको यह पता होगा निश्चयतक कौन है। ठीक है, यहाँ पर एल्कोहल तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद C2H5O C2H5 यानी कि जो डाई एथिल ईथर है इसी को हम निश्चयतक के रूप में मानेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर एल्डिहाइड एवं कीटोन में क्रियात्मक समूह, तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, CO होता है। ठीक है, अगला है आपका कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन देता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन क्या देता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये अपन ने अभिक्रिया करके देख रखी है पहले से, तो ठीक है उस अभिक्रियाओं में से ही सही विकल्प बना के पूछे जा रहे हैं। C6H5CH3 का CrO3 से ऑक्सीकरण देता है, तो इसके साथ जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या देता है, तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड C6H5CHO। ठीक है, ये सॉरी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड। अगला है टोलेन अभिकर्मक से रजत दर्पण। टोलेन अभिकर्मक से रजत दर्पण क्या देता है, तो बताया फटाफट क्या आ सकता है आपका आंसर, तो इसका आंसर आएगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में जाए। 5th वाला है आपका, देखिए C6H5CH3 का K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से ऑक्सीकरण पर प्राप्त क्या होता है, तो बताइए 5वें में आंसर क्या आएगा, तो 5वें में आएगा आपका बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। ठीक है, केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, तो कौन के भी केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ध्यान से देखिए आप, तो ये क्वेश्चन है कि अभिक्रिया C6H5N2Cl, ठीक है डायजोनियम लवण बोलते हैं इसको, CuCl HCl के साथ जब अभिक्रिया करता है और क्लोरोबेंजीन, ठीक है क्लोरोबेंजीन बनाता है, तो ये अभिक्रिया आपको पता होगा कौन सा इसका आंसर रहेगा, तो इसका आंसर है सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, सेंडमेयर अभिक्रिया हमने करके देखी थी ना, तो वही अभिक्रिया यहाँ पर इस रूप में पूछी जा रही है। ठीक है, अगला है आइसोप्रोपिल एमीन। आइसोप्रोपिल एमीन जो होता है वो कौन होता है, तो द्वितीयक एमीन होता है। ठीक है, द्वितीयक एमीन क्या होता है, आइसोप्रोपिल। अगला है नाइट्रोबेंजीन का अपचयन टीनेम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा करने पर प्राप्त क्या होगा, तो इस तीसरे का जो आंसर आपका एनिलीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपका, एनिलीन। ठीक है, इसी प्रकार हम लास्ट कुछ सही विकल्प की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें है पहला आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है बताओ, मोनोसेकेराइड है क्या, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड है, टेट्रासेकेराइड, तो इसका राइट आंसर है मोनोसेकेराइड। ठीक है, सबसे मीठी शर्करा तो आपको पता ही होगा, सबसे मीठी शर्करा जो है फ्रक्टोज, आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें थायमिन नहीं पाया जाता। ठीक है, नैनोपेप्टाइड है, ठीक है आरएनए वाला आईएमपी थोड़ा सा, फिर इसका नैनोपेप्टाइड क्या है, तो नैनोपेप्टाइड आपका ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, अगला दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड, तो दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड कौन सी है, तो हेक्टोज है, कौन सी है, हेक्टोज। छठा है विटामिन B1। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, विटामिन जो B1 है, विटामिन B1 क्या है, तो 6 का जो आंसर है राइबोफ्लेविन ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा अम्ल एक विटामिन है, तो कौन सा अम्ल होता है विटामिन, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। जी हाँ, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका राइट आंसर है। तो बच्चों जितने भी हमने सही विकल्प करे हैं, ये एक शॉर्ट वीडियो में सारे सही विकल्प आपके कंप्लीट हो गए हैं। लगभग 20 मिनट का अपना वीडियो है, तो 20 मिनट का ही वीडियो आपको ऐसा एक रिक्त स्थान का, आपका एक सही विकल्प का और एक शब्द वाले का, ऐसे 3-4 वीडियो आप देख लोगे तो आपको 28 नंबर की फुल तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें आपको सही विकल्प रिक्त स्थान और एक शब्द में उत्तर मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।